नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का किया विमोचन। कहा, किसानों को अन्नदाता से आगे उद्यमी बनाने का प्रयास कर रही है सरकार। मौजूदा खरीफ मौसम में एमएसपी पर धान की रिकॉर्ड खरीद। पंजाब के किसानों से संवाद में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, देश भर में पिछले साल के मुकाबले अब तक 35% और पंजाब में 251% हुई अधिक खरीद। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 और उत्तराखंड से 1 सीट के लिए 9 नवंबर को चुनाव। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव समेत 11 सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को हो रहा है पूरा। बिहार चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू। तीसरे दौर की 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान। वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी। और देश में कोरोना टेस्ट बढ़ने के बावजूद नए मामलों में कमी। सक्रिय मामले लगातार 9 लाख से नीचे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी जारी किए दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि संबंधी ऐतिहासिक कानूनों से किसानों को आय बढ़ाने के साथ उन्हें उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा के विमोचन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने के लिए खेती के पुराने और नए तरीकों में समन्वय पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद से हाल ही में पारित हुए कृषि संबंधी ऐतिहासिक कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं और इनसे किसानों की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के स्थानीय मॉडल और स्थानीय उद्यमी देश को आगे बढ़ाएंगे। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। चीनी में जो चमत्कार महाराष्ट्र में हुआ, जो क्रांति, श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति गुजरात में हुई, जो बदलाव गेहूं हरियाणा और पंजाब में भी किया, लोकल इकोनॉमी, लोकल एंटरप्राइज के यही मॉडल देश को आगे लेकर जाएंगे। मौका था जननेता पद्म भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा के विमोचन का। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है, उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्चे के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। कोल्ड चेन्स, मेगा फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। गांव के हाटों से लेकर के बड़ी मंडियों के आधुनिकीकरण से भी किसानों को लाभ होने वाला है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव, गरीब किसान का जीवन आसान बनाना, उनके दुख और तकलीफ कम करना विखे पाटिल जी के जीवन का मूल मंत्र रहा है। उन्होंने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया। डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी महाराष्ट्र के गांवों की एक और समस्या के समाधान को लेकर हमेशा प्रयासरत रहे और जिसका भी विस्तार से वर्णन देवेंद्र जी ने अपने भाषण में किया। ये समस्या है पीने और सिंचाई के पानी की दिक्कत। महाराष्ट्र में पानी परिषदों के माध्यम से उन्होंने इस दिशा में एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी। आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि साल 2014 के बाद ऐसे प्रयासों को अभूतपूर्व बल दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत महाराष्ट्र में बरसों से लटकी 26 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर कहा कि वायरस का खतरा बना हुआ है, इसलिए चेहरे पर मास्क, बार बार हाथ की साफ सफाई रखना, 2 गज की दूरी, इन नियमों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई गणमान्य मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब में वर्चुअल रैली की। रैली में हरदीप सिंह पुरी ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया और भरोसा दिलाया कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। हरदीप पुरी ने बताया कि इस सीजन में सरकारी एजेंसियों ने अनाज की रिकॉर्ड खरीदारी की है। उन्होंने साफ किया कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। साथ ही कहा कि धान की वर्तमान फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदा गया है और इस सत्र में सरकारी एजेंसियों ने रिकॉर्ड खरीद की। उन्होंने भरोसा दिया कि गेहूं की खरीद भी इसी तरह की जाएगी और किसी किसान को कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। जब तक साडी सरकार है एमएसपी नहीं हटाई जाएगी। दूजी गल मंडियां ਦੀ ਜਿਹੜੀ एपीएमसी या मंडियां तक ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ मंडियां भी ਰਹਿਣਗੀਆਂ पर ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ बेच सकते हो। डिजिटल माध्यम से किसानों के साथ संवाद का एक कार्यक्रम अगले 8 दिनों तक चलेगा, जिसे केंद्र सरकार के 8 मंत्री संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैलियों को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 और उत्तराखंड से 1 सीट के लिए 9 नवंबर को चुनाव होंगे। ये सीटें अगले महीने रिक्त हो रही हैं। निर्वाचन आयोग ने आज इस बारे में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा की 11 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 27 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 नवंबर है और जरूरत पड़ने पर मतदान 9 नवंबर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना मतदान के बाद 9 नवंबर की शाम को की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिन 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है, उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा बीजेपी के अरुण सिंह और नीरज शेखर, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, जावेद अली खान और रवि प्रकाश वर्मा, कांग्रेस के पीएल पुनिया, बीएसपी के राजा राम और वीर सिंह शामिल हैं। कांग्रेस के राज बब्बर का भी राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राज बब्बर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान पत्र पर अपनी पसंद की मार्किंग करने के लिए सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से मुहैया कराए गए वॉयलेट कलर के स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा।
किसी भी हालत में किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के समय कोविड-19 के दौरान चुनाव आयोजित कराने के लिए व्यापक दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कृषि संबंधी स्थायी समिति समेत आज कई अहम संसदीय समितियों की बैठकें हुई, जिनमें समितियों ने अपने अपने एजेंडे पर विचार विमर्श किया। राज्यसभा की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की भी आज बैठक हुई। सड़क परिवहन क्षेत्र पर कोरोना महामारी के असर को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने समिति के सामने ब्यौरा रखा। राज्यसभा सांसद टीजी वेंकटेश की अध्यक्षता वाली समिति ने देश भर में पर्यटक स्थलों की क्षमता और संपर्क को लेकर इससे संबंधित पक्षों के विचारों को भी सुना। 2020-21 के लिए पुनर्गठन के बाद लोकसभा की कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी पहली बैठक की। सांसद पीसी गद्दीगौदर की अध्यक्षता वाली कृषि संबंधी स्थायी समिति ने आज 2020-21 के दौरान पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। 2020-21 के लिए पुनर्गठन के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी आज अपनी पहली बैठक की। सांसद रमा देवी की अध्यक्षता वाली समिति ने आज वर्ष 2020-21 के दौरान पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। लोकसभा सांसद गिरीश भालचंद्र बापट की अध्यक्षता वाली प्राक्कलन समिति की भी आज बैठक हुई। समिति ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रदर्शन को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुने। प्राक्कलन समिति सरकारी खर्च के अनुमान में मौजूदा नीति के तहत राशि ठीक ढंग से लगाई गई है या नहीं, इसकी जांच करती है। सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए और प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएं, इन सब मुद्दों पर रिपोर्ट देती है। साथ ही प्रशासन में कार्य कुशलता और खर्च में कमी लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का भी सुझाव देती है। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन 20 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 7 नवंबर को मतदान होगा। बिहार चुनाव के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि सभी चरणों के लिए मतगणना 10 नवंबर को होगी। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार कल बांका में रैली के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। बीजेपी, आरजेडी समेत अन्य दलों के नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि कोरोना के मद्देनजर चुनाव प्रचार में सतर्कता बरती जा रही है। मणिपुर विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी आज अधिसूचना के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन 20 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 7 नवंबर को मतदान होगा। आईएमएफ ने कहा है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.8% की तेजी आएगी। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर चीन से भी आगे निकल जाएगी। हालांकि कोरोना की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल 10.3% तक गिर सकती है। केंद्र ने 20 राज्यों को जीएसटी राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए खुले बाजार से उधारी लेने के लिए मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से राज्यों को जीएसटी राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए 68,825 करोड़ रुपए की उधार लेने को मंजूरी दी गई। इन 20 राज्यों ने खुले बाजार से उधारी लेने का विकल्प चुना था। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह की कुल अनुमानित क्षतिपूर्ति 2,35,000 करोड़ रुपए है। इसके लिए केंद्र ने अगस्त में राज्यों को 2 विकल्प दिए थे। इसके तहत या तो राज्य आरबीआई की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा के जरिए 1,10,000 करोड़ रुपए कर्ज ले सकते थे या फिर बाजार से ऋण ले सकते थे। इसके अलावा उधारी को चुकाने के लिए क्षतिपूर्ति उपकर को 2022 के बाद भी लगाने का प्रस्ताव किया गया था।
कोविड-19 के लिए गठित मंत्री समूह की आज 21वीं बैठक हुई और इस दौरान देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और उससे जुड़े पहलुओं पर चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन अगले साल की शुरुआत तक तैयार होने की संभावना है और देश की बड़ी आबादी को देखते हुए इसकी पर्याप्त आपूर्ति के लिए कई वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए गठित मंत्री समूह की 21वीं बैठक को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। देश के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करा पाना और उस वैक्सीन को प्रायोरिटी ग्रुप्स को दे पाना, उसके लिए जो भी रणनीति बन रही है, जो उसके लिए तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए क्या थिंकिंग चल रही है, उस सबको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ शेयर किया गया है। हमारी उम्मीद है कि जुलाई तक हम देश में 400 से 500 मिलियन डोजेस वैक्सीन के उपलब्ध करा के देश के 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की क्षमता रख पाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से आगामी त्योहारी मौसम और सर्दियों के मद्देनजर अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील भी की। आने वाली सर्दी में खासकर जो हमारे त्यौहार आ रहे हैं उनके अंदर विशेष सावधानी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, 2 गज की दूरी और साथ में हाथों की और रेस्पिरेटरी हाइजीन, इस पर बार बार हमारा आग्रह है कि इस पर देश के लोग ध्यान दें। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट हमारा है, हम कोविड के ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के साथ साथ डेंगू, मलेरिया, मौसमी फ्लू, चिकनगुनिया और आंतों के बुखार जैसे संक्रमणों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मौसमी बीमारियां कोविड-19 के परीक्षणों के लिए नई चुनौती पैदा कर सकती हैं। कोविड के साथ साथ अन्य मौसमी बीमारियों के संक्रमण के मामलों में रोकथाम, निगरानी और संचार के जरिए लोगों के व्यवहार परिवर्तन और प्रबंधन के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लगातार निगरानी और जागरूकता से इस तरह के मामलों में दूसरी बीमारियों के संक्रमण को रोका जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से भी कहा है कि वो अपने संसाधनों का कारगर तरीके से इस्तेमाल करें और समन्वित निगरानी, परजीवियों पर नियंत्रण के उपायों, टीकाकरण और कीटनाशकों के उपयोग से मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के प्रयास करें। विदेश में कोरोना मामलों को लेकर राहत भरी खबर है। पिछले 5 हफ्तों से देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। करीब 1 महीने पहले कोविड महामारी के दैनिक मामलों की संख्या करीब 90,000 थी, जबकि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के केवल 55,000 नए मामले सामने आए हैं और रिकवरी दर में भी इजाफा हुआ है। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 55,342 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले 24 घंटे में ही 77,760 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86.78% हो गई है। देश में कोरोना से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 71,75,880 के पार हो गया है। इनमें से 62,27,295 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है और सक्रिय मामलों की तादाद 8,38,729 है। कोरोना संक्रमण की वजह से देश में पिछले 24 घंटे में 706 लोगों की जान गई है। इसके साथ कोविड-19 की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 1,09,856 पहुंच गया है। भारत में कोरोना की वजह से मृत्यु दर 1.53% है, जो दुनिया में सबसे कम है। जेंडर के आधार पर मृत्यु की विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जो कुल मृत्यु कोविड से देश में हुई हैं, उसमें 70% मेल हैं और 30% फीमेल हैं। आयु के हिसाब से देखें तो 1% मृत्यु हैं जो 17 बरस से नीचे के लोगों में हुई हैं, 1% हैं जो 18 से 25 में हुई हैं, 10% हैं जो 26 वर्ष से 44 वर्ष के आयु के लोगों में हुई हैं, 35% मृत्यु हैं जो 45 से 60
के आयु वर्ग में हुई हैं। ये महत्वपूर्ण है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संक्रमित लोगों की दर 11.69% रह गई है। आईसीएमआर के मुताबिक सोमवार को 10,73,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। अब तक कुल 8,89,45,107 नमूनों का परीक्षण किया गया है। नीति आयोग ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ बचाव ही पहली रणनीति है। सही से मास्क पहने, हाथ धोएं बार बार, निभाएं 2 गज की दूरी, इनको ही अपनाने की आज हम बहुत विनती से अपील करना चाहेंगे सबको। और ये मानना है कि जब तक दवाई नहीं है तब तक इन चीज़ों की ढिलाई नहीं हो सकती। पिछले 5 हफ्तों में देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में दैनिक मामले 92,000 से अधिक थे, लेकिन यह तादाद अक्टूबर को दूसरे हफ्ते में घटकर प्रतिदिन 70,000 के करीब रह गई है। कोरोना के सक्रिय मामले लगातार 5वें दिन 9 लाख से कम पाए गए। सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन अभियान भी चलाया हुआ है। Large number of sports persons like Sania Nehwal and Manu Bhaker and all. And this campaign which has started on 8th of this month, we are regularly in touch with all the media houses, with all the state government, so that the steam of the campaign or the speed and pace with which we have started, that continues over the next 2 months. मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संक्रमित लोगों की दर 11.69% रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार की ओर से विकसित किए गए आरोग्य सेतु ऐप की विश्व स्तर पर प्रशंसा हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ की है। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि 15 करोड़ यूजर्स ने भारत के आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। इससे शहरों के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिली है जहां कोरोना के क्लस्टर हो सकते हैं। इससे लक्षित तरीके से परीक्षण का विस्तार किया जा सकता है। Digital technologies are helping to make these tried and tested public health tools even more effective. The Arogya setup from India has been downloaded by 150 million users and has helped city public health departments to identify areas where clusters could be anticipated and expand testing in a targeted way. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि शारीरिक व्यायाम, मानसिक दृढ़ता और देसी भोजन से ही उन्हें कोविड-19 से उबरने में मदद मिली। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 12 अक्टूबर को उनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया और ये जानकर खुशी हुई। उन्होंने बताया कि उनकी धर्मपत्नी उषा नायडू कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रहीं और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उपराष्ट्रपति ने बताया कि 29 सितंबर को कोरोना से संक्रमित होने के बाद से ही वो घर पर ही एकांतवास में थे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों की ओर से बताई गई सभी सावधानियां बरती और परहेज किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि शारीरिक व्यायाम, मानसिक दृढ़ता और देसी भोजन से ही कोविड-19 से उबरने में उन्हें सहायता मिली। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अपनी आयु और डायबिटीज जैसी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद अगर वो कोविड-19 संक्रमण से उबर सके तो उसका कारण रहा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक दृढ़ता, नियमित सैर करना, योग जैसे व्यायाम और सिर्फ देसी पारंपरिक भोजन करना। उन्होंने लिखा कि उन्हें सिर्फ देसी पारंपरिक भोजन पसंद है और इस एकांतवास के दौरान भी उन्होंने वही देसी भोजन किया। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने लोगों को रोजाना थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करने की सलाह भी दी। साथ ही प्रोटीन युक्त भोजन को जरूरी बताया और जंक फूड को तो त्यागने का सुझाव दिया। उन्होंने लिखा कि इन सब के साथ ये भी जरूरी है कि आप सावधानी बरतने में कोई ढिलाई ना दें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें, सदैव अपनी निजी स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखें। उन्होंने लिखा कि घर पर एकांतवास के दौरान काफी समय तो अखबार, पत्रिकाएं और विभिन्न विषयों पर लेख, खासकर इस महामारी पर लेख पढ़ने में ही बीता। उपराष्ट्रपति ने बताया कि आजकल वो स्वाधीनता आंदोलन के विभिन्न आयामों का अध्ययन कर रहे हैं और वो स्वाधीनता आंदोलन के अनजान अनकहे सेनानियों के अदम्य साहस, त्याग और तपस्या को समर्पित 2 फेसबुक पोस्ट प्रति सप्ताह लिखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को सीमित रखने के लिए भारत सरकार ने बारीकी से जांच पड़ताल के बाद कारगर रणनीति तैयार की है।
उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के परामर्श के मुताबिक लगभग अगले 1 हफ्ते तक वो भी ना घर से काम कर सकेंगे और ना ही किसी सार्वजनिक आयोजन या अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जुड़ सकेंगे। उन्होंने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों समेत विभिन्न दलों के राजनेताओं और देश के विभिन्न भागों से आए सभी लोगों की शुभकामनाओं के लिए आभार जताया। उन्होंने लिखा कि सभी की शुभकामनाओं से ही वो कोविड-19 के संक्रमण से इतनी जल्दी उबर सकने में सक्षम हो सके। उन्होंने इस बात पर भी संतोष जताया कि उपराष्ट्रपति सचिवालय में कार्यरत 13 सहयोगी कर्मचारी जो कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, वो भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज केरल में 8 राष्ट्रीय राजमार्ग NH परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 12,692 करोड़ रुपए की लागत के 200 किलोमीटर से अधिक लंबे राजमार्गों से राज्य की आर्थिक समृद्धि को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2024 तक 19,800 करोड़ रुपए की लागत के NH कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य है। तेलंगाना विधानसभा के विशेष सत्र में आज ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके पहले ही तेलंगाना सरकार ने पंचायत राज निकायों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है। विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद से तेलंगाना देश का पहला राज्य होगा जहां सभी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। लद्दाख क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान और सैनिकों को सीमा से हटाने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की बैठक के बाद मंगलवार को दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। इसके मुताबिक दोनों देश संयुक्त रूप से सीमा पर शांति बहाली के लिए काम करेंगे। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच एक दूसरे को समझने के लिए सकारात्मक तरीके से बात हुई और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। चुशल में कल भारत और चीन के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की बैठक 11 घंटे से ज्यादा लंबी चली और कल देर रात खत्म हुई थी। बैठक के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए थे। अमेरिकी उपसचिव स्टीफन बिगिन के 3 दिवसीय भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। अमेरिकी विदेश उपसचिव स्टीफन बिगिन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में फिलहाल जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। अमेरिकी उपसचिव ने मंगलवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ बातचीत में ये बात कही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस के अवसर पर आपदा निवारण, विशेषकर वैश्विक स्वास्थ्य आपदा के विरुद्ध अभियान में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का अभिनंदन किया है। उपराष्ट्रपति ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा है कि चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और शोधकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने विशेषज्ञों और सरकारों से आपदाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए अभिनव तरीके खोजने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भावी पीढ़ियों को एक बेहतर कल देने के लिए जलवायु परिवर्तन से लेकर तमाम महामारियों के सभी प्रकार के खतरों को दूर करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा परिशमन के लिए 2019 में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, वैश्विक वित्तीय और शोध संस्थाओं और निजी क्षेत्र के साथ प्रारंभ किया गया आपदा के विरुद्ध गठबंधन संकट पर सूचना, सहायता और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। फिलहाल दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।